एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th की जो बुक है आवर इन्वायरमेंट, उसका चैप्टर 1। गाइस, ये जो बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसी बुक का चैप्टर 1 मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। हमारा चैप्टर 1 का नेम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या सिर्फ नेचर होता है जो हम देखते हैं अपने आसपास, या और भी कुछ होता है? तो इन्वायरमेंट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, यानी कि हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं। हम ह्यूमन सेटलमेंट देखते हैं कि कितने सारे बिल्डिंग्स हमारे आसपास बनी हैं। हम माउंटेन्स देखते हैं कि हमारे आसपास माउंटेन्स हैं। तो ये सब क्या है? ये इन्वायरमेंट है। कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट है, कुछ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? बेसिकली हमारी सराउंडिंग्स ही इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को मिलाकर ही इन्वायरमेंट बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि आप नेचर को हटा दीजिए, आप लैंड हटा दीजिए, वाटर हटा दीजिए और खाली ब्रिजेस छोड़ दीजिए। तो क्या ब्रिज बन पाएंगे अगर लैंड होगा? लैंड नहीं होगा, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लैंड पर ही ब्रिज बने हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंट बनाती हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है नीचे, कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं कि ट्रीज़ हैं, हमारे आसपास एनिमल्स भी हैं, वाटर भी है, हाउसेस भी हैं, ये सब इन्वायरमेंट में काउंट होता है। ये देखिए गाइस, ये एक फ़ोटो है जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इन्वायरमेंट क्या होता है। इस फोटो में हमें ट्रीज़ भी दिखाई दे रहे हैं, लैंड भी दिखाई दे रहा है और हाउसेस भी दिखाई दे रहे हैं। हाउसेस आर मेड बाय ह्यूमंस, सो दैट इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। एंड ट्रीज आर गिवन बाय नेचर टू अस, दैन इट मीन्स ये नेचुरल इन्वायरमेंट में काउंट होता है। तो इन्वायरमेंट दो चीज़ों से मिलके बना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये होता क्या है कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? तो जो भी चीज़ सांस लेती है, यानी कि जो भी चीज़ ब्रीदिंग करती है, दैट इज़ लिविंग थिंग्स। और जो ब्रीदिंग नहीं करते, जो भी चीज़, वो नॉन लिविंग थिंग्स का में काउंट होती हैं। जैसे इफ़ आई से माउंटेन ब्रीदिंग करता है, नो, माउंटेन नेवर ब्रीथ, इट मीन्स माउंटेन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। बट इफ़ आई से an animal breathe, yes, animal always breathes because animal is a living thing. तो लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उनको बायोटिक कहते हैं। बायोटिक में वो काउंट होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक में काउंट होती हैं। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायोटिक, यानी कि जो भी चीज़ लिविंग है वो सब बायोटिक में काउंट होंगी, और जो भी चीज़ नॉन लिविंग है वो अबायोटिक में काउंट होती हैं। नीचे वाली पिक्स में आप देख सकते हैं लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है। प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है, और ये सब वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? वाटर इज़ नॉन लिविंग थिंग, सॉइल इज़ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो ये अबायोटिक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा इन्वायरमेंट बनता है। क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि इन्वायरमेंट इज़ आर सराउंडिंग्स, और हमारी सराउंडिंग्स में माउंटेन्स भी होते हैं और हमारे सराउंडिंग्स में एनिमल्स भी होते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के। तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल कंपोनेंट, सेकेंड इज़ ह्यूमन मेड कंपोनेंट, एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमन कंपोनेंट, ठीक है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लैंड आता है, लिविंग थिंग्स आती हैं, एयर आती है, वाटर आता है। यानी कि ये सब चीज़ें जो हमको नेचर ने दी हैं, ये हम में से किसी भी ह्यूमन ने नहीं बनाई हैं। तो दिस इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट विच इज़ मेड बाय अस, which is made by humans, like buildings, parks, bridges, roads. These all things are human made. Hence, it is called human made environment. Human environment क्या होता है? जिन लोगों के आसपास हम लोग रहते हैं, जो लोग हमारे दोस्त, हमारे ग्रुप, हमारी फैमिली, ठीक है, हमारा रिलीजन, ये सब ह्यूमन इन्वायरमेंट में आता है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल इन्वायरमेंट।
गाइस नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ही सिंपल हो गया है अब आप लोगों के लिए कि जैसे कि जो भी चीज़ नेचर ने हमको दी है, जैसे कि लैंड हमको नेचर ने दिया है, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, दिस ऑल आर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब ये वाली पिक आप देखिए जो राइट साइड में आप लोगों के आ रही है, इस पिक में हमको नेचुरल एनवायरनमेंट पता चल रहा है। ठीक है, देखिए जहाँ पे वाटर है वो क्या लिखा है वहाँ पे लिखा है हाइड्रोस्फीयर, ऊपर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर लैंड वाला पार्ट, और बायोस्फीयर ऐसा पार्ट जहाँ पे लैंड, एयर, वाटर ये सब मिले हुए हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड प्लस स्फीयर, यानी कि लैंड वाला पार्ट। लैंड, जहाँ लैंड में बहुत कुछ हो सकता है, माउंटेन एरिया भी लैंड में ही आता है, वो लैंड पर ही है। हाइड्रोस्फीयर में वाटर, यानी कि कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, कोई भी कहीं से भी वाटर आ सकता है, ग्लेशियर भी हो सकता है, रिवर भी हो सकती है। एटमॉस्फेयर में एयर, एटमॉस्फेयर एयर जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं। वन इज़ ऑक्सीजन जिसे हम ब्रीथ करते हैं। तो बायोस्फीयर यानी कि जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। नाउ फर्स्ट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज अ टॉप लेयर ऑफ अर्थ। अब आप ये राइट साइड में जो आपके एक पिक आ रही है इसको देखिए, इसमें आप अर्थ देख रहे हैं। अब अर्थ जो है इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे कोर होती है, फिर मेंटल पार्ट होता है, फिर क्रस्ट होती है। तो जो अर्थ का सबसे ऊंचा ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें हम लोग रहते हैं, सबसे टॉप वाला पार्ट, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है अर्थ का, तो इसको क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट कहीं पे भी सेम नहीं होती है। कहीं पे तो हम लोग माउंटेन्स होते हैं और कहीं पे प्लेन एरियाज़ होते हैं, कहीं पे प्लेट्यू एरियाज़ होते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इरेगुलर सरफेस होता है, इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स प्लस मिनरल्स। यहाँ पे हमको मिनरल्स मिलते हैं और रॉक्स भी मिलती हैं, तो रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है लिथोस्फीयर। ये इरेगुलर सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए मिनरल वेल्थ का सोर्स भी कहा जाता है। यानी कि जितने भी मिनरल्स हमको यहाँ पे मिलेंगे वो हमको किसी और लेयर में नहीं मिलेंगे। फॉरेस्ट, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, केव्स, ग्रास लैंड्स, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सब हमको लिथोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। वी कैन नॉट से कि एटमॉस्फेयर में जाके कोई बिल्डिंग बना रहा है, नो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल yet. नेक्स्ट वी मूव टू हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी ऐसा सोर्स जो वाटर कंटेन करता है। कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, कोई भी वाटर की ऐसी जगह जहाँ से हमको वाटर मिलता है, जैसे ओशंस में भी वाटर होता है, तो ये भी एक हाइड्रोस्फीयर में काउंट होता है। पॉन्ड्स में भी वाटर होता है, एक छोटी सी नदी निकलती है उसमें भी वाटर है अगर, तो वो भी हाइड्रोस्फीयर में काउंट होता है। और वाटर वेरी एसेंशियल फॉर अस, वी ऑल नो दैट वी कांट लिव इफ़ वी कांट ड्रिंक वाटर, सो दिस इज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एक ऐसी लेयर जो हमारे अर्थ के चारों ओर है, यानी कि अर्थ के चारों ओर एक एयर की लेयर है, मतलब जहाँ पे एयर है। ठीक है, ये जो लेयर है इसी की वजह से जितनी भी सूरज की एकदम हीट होती है या सूरज की जो गर्मी होती है, जो एकदम जला देने वाली गर्मी होती है, उसको ये लेयर प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे पास जितनी रेज़ आती हैं सूरज की, जो धूप हमारे पास आती है वो बहुत तेज़ नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एटमॉस्फेयर हमको बहुत ही यूवी रेज से बचाती है, सन की हीट से बचाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेस हैं। वाटर वेपर है, डस्ट है, और यही एक ऐसी लेयर है जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर ये लेयर नहीं होगी तो एकदम हीट हो जाएगी, दिन में तो एकदम हमारी अर्थ जो है वो आग का गोला बन जाएगी, और जैसे ही ठंडी होगी, जैसे ही रात होगी, वैसे ही एकदम अर्थ फ्रीज हो जाएगी। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करती है ये लेयर करती है।
ये लेयर अपने हिसाब से हमारे यहाँ पे अर्थ में हीट आने देती है, एकदम हीट को एकदम रात को ठंडा नहीं कर देती है पूरी अर्थ को, उसको मेंटेन करती है टेम्परेचर को। बारिश इसी की वजह से होती है, वेदर कंडीशंस इसी लेयर की वजह से मेंटेन होते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ where land, water, air interact with each other and support life। यानी कि बायोस्फीयर मतलब एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा एरिया पूरे अर्थ में, ये हर जगह है, ठीक है, लेकिन पूरे अर्थ में अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर भी है, लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है और एनिमल्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं और सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब तीनों चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इस पिक में देख रहे होंगे, इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लैंड पार्ट भी हमको दिखाई दे रहा है, हमको वाटर पार्ट भी दिखाई दे रहा है, एयर भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी पी रहे हैं, या बहुत सारी जो फिशेस हैं वो इधर इस साइड आ रही हैं, मतलब लैंड की पार्ट के साइड आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको शिकार मिलेगा, कोई एनिमल को वो खा सकती हैं, या फिर उनको कुछ प्लांट्स मटेरियल मिलेगा खाने के लिए। तो बायोस्फीयर क्या है? प्लांट प्लस एनिमल, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं और वाटर, लैंड, एयर भी है और सब मिलके एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो ये बायोस्फीयर कहलाता है। इसे लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी कि सब लोग यहाँ पे मिलजुल कर काम कर रहे हैं, मिलजुल कर एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम। गाइस, इकोसिस्टम इज समवेयर सिमिलर टू बायोस्फीयर, तो ये बायोस्फीयर से कहीं ना कहीं सिमिलर है। इकोसिस्टम इज रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई दो एनिमल्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और उन दोनों एनिमल्स का अपने पूरे इन्वायरमेंट के, अपने आसपास की सराउंडिंग से क्या रिलेशन है। एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक रिवर एरिया है, उस रिवर एरिया में क्रोकोडाइल्स भी हैं रिवर में और फिशेस भी हैं, ठीक है। अब ये रिवर का इकोसिस्टम है कि भाई फिशेस जो हैं वो क्या खाती हैं, वो छोटे छोटे प्लांट मटेरियल खाएंगी, ये अपने से छोटी फिशेस को खाएंगी, ठीक है। लेकिन क्रोकोडाइल किसको खाएगा? वो खाएगा फिशेस को। तो यहाँ पे दो एनिमल्स का रिलेशन पता चलता है, ठीक है। फिर अब इनका रिलेशन हम देखते हैं किससे? उनके इन्वायरमेंट से। तो देखो फिश कैसे सांस लेती हैं? गिल्स सांस लेती हैं, यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन होती है उससे वो सांस ले रही हैं, तो क्या कर रही हैं? पानी का भी वो यूज़ कर रही हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल्स जब उनका पेट भरा होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं आराम करने के लिए? लैंड एरिया में चले जाते हैं, तो वो लैंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंड का वो यूज़ कर रहे हैं। और क्रोकोडाइल्स जब वो लैंड पार्ट में होते हैं तो वो कहाँ से सांस लेते हैं? एयर से सांस लेते हैं, तो वो एयर का भी यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे फिश और क्रोकोडाइल्स एक दूसरे से भी रिलेशन रख रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना वो वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। और वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट हैं। तो ये क्या कहलाता है पूरा? ये इकोसिस्टम कहलाता है। इस तरह का एक जो रिलेशन है, इस तरह का जो एक सिस्टम है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब कि देखो नेचर ने हमको बहुत सारी नेचुरल चीज़ें दे दी, पर क्या हम खाली लैंड पर रह सकते हैं? नो, बिकॉज अगर कहीं पे बर्फ़ पड़ती है तो नो वन इज़ एबल टू सस्टेन ऑन अ प्लेन लैंड। वहाँ पे वो मकान बनाएगा ना अपना, वहाँ पे अपना हाउस बनाएगा ना। तो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया? इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट हुए, उन्होंने देखा कि इन्वायरमेंट की कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, उसने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला लिए। जैसे कि हम सर्दियों में अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में अलग कपड़े पहनते हैं, तो हमने इन्वायरमेंट को समझा और उसको अपने हिसाब से भी चेंज किया और अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से भी चेंज करा। तो इन लास्ट, इन्वायरमेंट इक्वल्स टू नेचर प्लस ह्यूमन मेड फिनोमिना। यानी इन्वायरमेंट का बेसिक जो बहुत सिंपल सा मतलब है वो ये है कि इसमें नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल
जो भी इन्वायरमेंट है वो इंक्लूड होता है, प्लस में ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि जिसे ह्यूमन ने बनाया है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रॉम माई साइड टू यू, व्हेन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। Please give your answers in a comment box, and if you like this video, if you able to understand this chapter, then please like this video, share it with your friends जिनको भी परेशानी होती है समझने में इस चैप्टर को, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं चीज़ें समझने के लिए, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।